स्वागत है आपका किशन एफएम वाई में स्टोरी पार्ट 3 एपिसोड 11 से 15 माई मिस्टीरियस प्रिंसेस। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था के बार बार कहने पर नताशा देवांश को बहुत सारे मैसेज करती है, मगर देवांश किसी का जवाब नहीं देता। अब आगे अनामिका को हमेशा से लगता था कि उस रात अस्पताल में जो आग लगी थी वह अपने आप नहीं लगी थी। अचानक से बारिश वाली रात में इतनी बड़ी आग लग गई कि सब कुछ राख हो गया। हमेशा इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने वह आग जानबूझकर लगाई थी। आदेश बोला, बॉस, अगर मुझे सच में पता चला कि किसी ने जानबूझकर वो आग लगाई थी और उसकी वजह से आपको मेहता परिवार में इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जब अनामिका ने देखा कि ऑलमोस्ट उसके जाने का टाइम हो गया है और श्रेया लगभग उनकी तय की हुई जगह पर पहुंच गई होगी, तो उसने कॉल काटते हुए कहा, मॉम, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सीता जी पूछना चाहती थी कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने जा रही है, मगर उन्हें डर था कि वह उसे डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं महेश को कहूं तुम्हें ड्राइव करने के लिए? तभी नताशा बोली, मॉम, मैं अभी अभी महेश अंकल के साथ कहीं जा रही थी अपने एक दोस्त से मिलने। ये सुनकर सीता जी की भौहें सिकुड़ गईं और वह बोली, क्या डेविड तुम्हें नहीं ले जा सकता? डेविड अंकल तो यहाँ इस समय पर हमेशा ही सोते रहते हैं। अगर हमने अभी उन्हें जगाया तो वह बहुत अच्छे हालात में नहीं रहेंगे, और इस तरह आधी नींद वाली हालत में ड्राइविंग करना सेफ नहीं है, नताशा बोली। फिर समझने का नाटक करते हुए अनामिका को देखकर बोली, अनु, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके उसके साथ मिलना कैंसिल कर सकती हूँ। उसके बाद महेश अंकल तुम्हें ले जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं कार चला सकती हूँ, अनामिका बोली। लेकिन तभी उसे याद आया कि जिस दिन उसे लेने के लिए महेश अंकल आए थे, तब रोल्स रॉयस बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। इसलिए उसने पूछा, क्या और कोई गाड़ी है घर में? सीता जी ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। पहले ड्राइवर अंकल के साथ गराज में जाओ और जो चाहिए वह तुम ड्राइविंग के लिए चूज कर सकती हो। कोई भी एक। अनामिका हैरान हो गई। सीता जी ने इंटरकॉम से डायरेक्टर महेश अंकल को कनेक्ट किया और कहा, महेश, यहाँ आओ और अनु को गराज में लेकर जाओ। वह गराज लगभग 2 फ्लोर्स में था और वहां पर बहुत सी लिमिटेड एडिशन गाड़ियां अलग अलग कलर्स में रखी हुई थी। मेरा परिवार करता क्या है? अपने सामने इतनी सारी लग्जूरियस गाड़ियों को देखकर अनामिका शॉक्ड हो गई और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मिस अनामिका, क्या आपको नहीं पता? महेश अंकल सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा था कि श्रवण जी को सब पहचानते हैं, क्योंकि वह इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। आफ्टर ऑल, कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जानता होगा? वह बोले, बॉस इंडिया के सबसे अमीर इंसान है और लगातार 12 सालों से वह नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। लेकिन जब पिछले साल बॉस रिटायर हो गए, तो यंग मास्टर ने ग्रुप टेक ओवर कर लिया और वह इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। भले ही नाम किसी का भी हो, लेकिन सब ओबरॉय परिवार का हिस्सा थे। अनामिका समझ गई। मदन और मीना ने पहले कहा था कि उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते, लेकिन इसका कारण ये था। थोड़ी देर बाद एक फ्लैशी स्पोर्ट्स का ओबरॉय मेंशन से निकली और मेन रोड पर दौड़ने लगी। अनामिका ने सबसे सस्ती गाड़ी चूज की थी, मगर वह भी करोड़ों की थी, अट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। अनामिका ने उस कार को एक नजदीकी अंडरग्राउंड गराज में पार्क कर दिया, जहां श्रेया उसका कुछ देर से इंतजार कर रही थी। जब अनामिका गाड़ी से उतरी, तो श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने अनामिका की लग्जूरियस कार की तरफ कुछ सेकंड देखने के बाद क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या ये तुम्हारी फैमिली की गाड़ी है? भले ही श्रेया जानती थी कि अनामिका इस वक्त मुंबई के मालाबार हिल वाले एरिया में रह रही है, जहां काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ये गाड़ी कोई मामूली अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता।
श्रेया ने शॉक होते हुए पूछा, तुम्हारी बायोलॉजिकल फादर की फैमिली कौन सी है? ओबरॉय फैमिली। श्रवण ओबरॉय। श्रेया की हैरानी और बढ़ गई। तुम उन्हें जानती हो? कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जान सकता? अनु, तुम बहुत लकी हो। श्रेया ने एक्साइटेड होकर कहा, एक बार यह मेहता परिवार को पता चल गया ना, तो वह 7 जन्म तक रोएंगे। थोड़ी देर बाद वे लोग एक लग्जूरियस प्राइवेट मैंशन में पहुंचे, जो लाइट्स में जगमगा रहा था। उस मैंशन में 22 एंट्रेंसेस थे, और अगर उसे आसमान से देखा जाए तो वह किसी बच्चे की सूरज की ड्राइंग जैसा लगता था। वहां पर हर गाड़ी अलग अलग एंट्रांस से एंटर हुई और अलग अलग गराज में जाकर रुकी। पार्किंग के बाद सब लोग अपने अपने एलिवेटर से प्राइवेट रूम्स में पहुंचे। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी दूसरे गेस्ट को नहीं देख सकता था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी कोई उनसे नहीं मिल सकता था। यहाँ की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से ही यहाँ की एंट्री टिकट की डिमांड बहुत हाई थी, लेकिन श्रेया, जो देसाई परिवार की प्रिंसेस थी, उसके लिए टिकट कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अलावा वह और अनामिका यहाँ रेगुलर आते जाते थे। पार्किंग के बाद उन्होंने तीसरे फ्लोर के प्राइवेट रूम के लिए एलिवेटर लिया, जो पूरी तरह से ड्रिंक्स और स्नैक्स से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नताशा ऐसी जगह पर पहली बार आई थी। अगर उसकी एक अच्छी दोस्त उसे गाइड नहीं कर रही होती, तो उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर कैसे जाना है। यह एक गॉर्जियस प्राइवेट मैंशन था, जो सचमुच एक अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस था। नायरा, तुम ऐसी जगह के बारे में कैसे जानती हो? नताशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नायरा खन्ना को बताया था कि दोपहर में उसे नहीं पता था कि बीमार देवेंद्र जी को क्या गिफ्ट देना है। तो नायरा ने ही उसे यहाँ आने का सल्यूशन दिया। मैं यहाँ अपने भाई के साथ कई बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रेयर और प्रेशियस चीजें मिलती हैं। बस तुम रुक और इंतजार करो कि देवेंद्र जी को पसंद की कोई चीज मिलती है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ मिल गया, तो उसे खरीद कर उन्हें दे देना। वह डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। नायरा भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे लगा कि देवेंद्र जी को नॉर्मल लग्जूरियस चीजें पसंद होंगी, लेकिन उनके ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए यहाँ ऑक्शन से चीज खरीदना ज्यादा बेहतर होगा, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। हम और लोग क्यों नहीं देख रहे? नताशा कंफ्यूज्ड हो गई। यहाँ सब प्राइवेट रूम्स में है। इस हॉल में टोटल 32 रूम्स हैं, जो पूरे सर्कल में है और स्टेज बीच में है, लेकिन कोई भी स्टेज को होस्ट नहीं करेगा। ऑक्शन ऑटोमेटिक होगा। क्या तुम्हें पता है, हर रूम में एक बड़ी ग्लास वॉल है जिससे हम आसानी से ऑक्शन आइटम्स को देख सकते हैं। हम बाहर सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई हमें अंदर नहीं देख सकता, नायरा ने समझाया। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर नताशा को थोड़ी जलन होने लगी। अगर उसके पांचों भाई उसे पहले यहाँ लेकर आए होते, तो उसने इतना कुछ मिस नहीं किया होता। वहीं प्राइवेट रूम नंबर 1 में ऋषि देवांश के पीछे खड़ा था। उसने रेस्पेक्टफुली कहा, सर, हार्ट इजी अब आखिरी में आएगा। देवांश, जो सोफे पर बैठा था, ने धीमी आवाज में कहा, हाँ। उसे सुना था कि हार्ट इजी अब हार्ट डिजीज पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए वह इसे खरीदने आया था, ताकि बाद में उसे मेडिकल एक्सपर्ट्स को और स्टडी के लिए दे सके। ऑक्शन शुरू हो गया। ऑक्शन के शुरू होते ही स्टेज 2 हिस्सों में बंट गया और ऑक्शन की पहली चीज ऊपर दिखाई दी। बड़ी स्क्रीन पर उस चीज की पूरी हिस्ट्री और उसकी वैल्यू दिखाई देने लगी। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर आइटम की हर डिटेल और उसका हर पार्ट क्लियरली दिखाया जा रहा था। पहला आइटम हार्ट रिवाइव था, जो रिपोर्टेडली हार्ट डिजीज पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे उन्हें काफी बेहतर महसूस होता था। अगर कोई इंसान ठीक है, तो इसे पीने से उसकी हेल्थ काफी अच्छी रह सकती है, और अगर कोई इंसान बीमार है, तो इसे पीने से दर्द से तुरंत आराम मिल सकता है। और दूसरी मेडिसिन्स के साथ मिलाने पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इसके सिस्टम एक्सप्लेनेशन के दौरान ही हार्ट रिवाइव मेडिसिन को स्क्रीन पर करीब से दिखाया जाने लगा, ताकि सब लोग उसे क्लियरली देख पाएं।
अनु, क्या ये वही बचा हुआ पदार्थ नहीं है जो पिछली बार तुमने हॉट इजी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था? श्रेया ने पूछा। हाँ, अनामिका ने बिल्कुल छुपाए बिना सच्चाई से जवाब दिया। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। भले ही सामने वाली दवाई हॉट इजी मेडिसिन जितनी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन इसमें अभी भी कुछ मेडिसिनल वैल्यू थी, इसलिए यह बर्बाद बिल्कुल नहीं होगी। प्राइस शुरू होगा 20,000 से। प्राइस देखकर श्रेया हैरान हो गई और बोली, सिर्फ बचे हुए छोटे से सामान के भी 20,000? सामने वॉल पर 3 बटन थे जिन पर लेबल्स लगे थे, 10,000, 50,000 और 1,00,000। दूसरे शब्दों में, सबसे मिनिमम बोली 10,000 रुपए की लगाई जा सकती थी। श्रेया ऑक्शन में चल रही दवाई के बढ़ते दाम को देख रही थी। काफी सारी बिडिंग के बाद दवाई की कीमत ऑलरेडी 2 लाख तक पहुंच गई थी। नताशा, ये काफी अच्छा है। तुम इसे खरीद कर देवेंद्र जी के लिए सूप बना सकती हो। यह उनकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा, और वह समझ जाएंगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। उन्हें तुम बहुत पसंद भी आओगी। नताशा भी इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग इसे खरीदने के लिए काफी ऊंची बोली लगा रहे थे। उसने कई बार 10,000 रुपए वाला बटन दबाया था, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने रिस्क लेने का फैसला किया और 2 बार 1,00,000 रुपए वाला बटन दबा दिया। पूरा रूम एकदम शांत पड़ गया। 2,50,000 की बोली पहली बार लगाई गई है। 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 3 सोल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बॉक्स नंबर 19, आपको ये हार्ट रिवाइव की बोतल मिलती है। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दवाई में जो बचा हुआ मटेरियल था, उसकी इतनी ज्यादा कीमत हो सकती है। उसने पूछा, अनु, क्या अगली बार वह बचा हुआ पदार्थ मैं ले सकती हूँ? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया, तो क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है? हाँ, तुम मदद कर सकती हो न उसे इस्तेमाल करने में, श्रेया ने हंसते हुए कहा। उधर नताशा ने फाइनली ऑक्शन जीत लिया था, तो एक्साइटमेंट के मारे उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लिया। अगले कुछ आइटम्स सब डेकोरेशन के लिए थे, जिसमें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह जल्दी घर चली गई सूप बनाने। जब तक मैं ऑक्शन शुरू हुआ, वह 2 घंटे लेट हो चुकी थी। सर, हार्ट इजी मेडिसिन, ऋषि ने कहा। स्टेज पर कुछ फ्रेश ग्रीन प्लांट्स दिखाए गए जो काफी महंगे थे। प्राइस शुरू होगी 1,00,000 रुपए से। ऋषि जानता था कि उसके बॉस को यह चीज चाहिए, तो उसने सबसे पहले आगे बढ़कर 10 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतनी बड़ी अमाउंट एक ही बार में देखकर सारे लोग शॉक हो गए। 10 लाख रुपए डायरेक्टली। शायद वह जीतना चाहता है, लोग सोच रहे थे, लेकिन बॉक्स नंबर 2 में बैठा व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था। बिडिंग शुरू हो गई। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। श्रेया ने आगे बढ़ती हुई बोली को देखा और पूछा, अनु, हम कितना बिड कर सकते हैं? और 10 लाख ऐड कर दो। श्रेया ने बिडिंग बटन दबाया तो 1,00,000 की चीज 50 लाख तक पहुंच गई। रूम में शांति फैल गई। 10 लाख रुपए सिर्फ हार्ट इजी अर्ब के लिए नहीं थे, वह 6 प्लांट्स के लिए थे, यानी टोटल 3 करोड़। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बोली बढ़ाए, लेकिन जैसे ही श्रेया और अनामिका ने सोचा कि वे जीत गई, बॉक्स नंबर 1 से किसी ने फिर बोली बढ़ा दी, 60 लाख रुपए। रूम फिर से शॉक में आ गया। अनामिका और श्रेया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉक्स नंबर 1 का इंसान इतनी ऊंची बोली लगाएगा, लेकिन बॉक्स नंबर 3 में बैठी अनामिका भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बोली बढ़ाई, 70 लाख रुपए। बॉक्स नंबर 1, 80 लाख रुपए। बॉक्स नंबर 3 गुस्से में, 90 लाख रुपए। बॉक्स नंबर 1 करोड़ रुपए। पूरा रूम शांत हो गया। सब लोग बॉक्स नंबर 1 और 3 के बीच हो रही लड़ाई को देख रहे थे। बॉक्स नंबर 2 के लोग ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे, जैसे वे 2 बिग शॉट्स के बीच में सैंडविच बन गए हों। अनु, हम और हाई बिड नहीं कर सकते, है ना? श्रेया ने कहा,
हम हार्ट इजी अर्ब से जो मेडिसिन बनाते हैं वह भले ही महंगी होती है, लेकिन उसकी कीमत 1 करोड़ तो नहीं होती। बिड फिर से आगे बढ़ी तो श्रेया ने शौक होकर बॉक्स नंबर 1 की तरफ देखते हुए कहा, उस बॉक्स में बैठे लोग सिंपल नहीं है, हमें केयरफुल होना होगा। हार्ट इजी अर्ब से हम लक्ष्मी दादी की जान बचा सकते हैं, अनामिका बोली और उसने फिर से 10 लाख की बोली आगे बढ़ा दी। मुझे आज किसी भी कीमत पर वह चाहिए। बॉक्स नंबर 3 ने फिर 10 लाख रुपए बढ़ा दिए। सब लोग हैरान हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हार्ट इजी प्लांट के लिए कोई इतनी कीमत लगाएगा। कौन है ये लोग, सर? ऋषि ने पूछा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि बोली इतनी आगे बढ़ जाएगी। क्या हमें बोली आगे बढ़ानी चाहिए? प्राइस ऑलरेडी मेडिसिन की वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है। आगे बढ़ो। देवांश की आवाज अब भी बहुत कूल और शांत थी। गैप मेंटेन करो। यस सर। ऋषि ने तुरंत 30 लाख की बोली बढ़ा दी। बॉक्स नंबर 1 ने 1 करोड़ रुपए 40 लाख अनाउंस किया। ऑटोमेटिक वॉइस ने जैसे ही यह अनाउंस किया, श्रेया गुस्से में आ गई। ये रिडिक्यूलस है। क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ प्लांट्स ही तो है। कौन है ये बेवकूफ जो इतनी ज्यादा कीमत लगा रहे हैं? क्या उनके लिए पैसे पेड़ पर लगते हैं? 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक प्लांट के लिए। इसका मतलब 6 प्लांट्स के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए। ये तो कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी बॉक्स नंबर 3 से अनामिका ने बोली आगे बढ़ाए, 1 करोड़ 50 लाख। श्रेया ने अनामिका को देखा और हैरानी से बोली, अनु, तुम आगे भी बोली लगाओगी? उन 6 प्लांट्स की कीमत अब 9 करोड़ हो चुकी है। अगर हमने हार्ट इजी अर्ब से मेडिसिन बना ली और बेची, तो हमें सिर्फ 6 करोड़ मिलेंगे। हमारा तो 3 करोड़ का नुकसान होगा। उधर बॉक्स नंबर 1 में बैठे देवांश का फोन अचानक बजा। ये कैलाश अंकल थे, जो हमेशा उसके दादू का ख्याल रखते थे। देवांश बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस नताशा सूप लेकर आई थी और जैसे ही सर ने वह पिया, अचानक उन्हें तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन बिगड़ती जा रही है। उनकी हार्ट बीट भी धीमी होती जा रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ये सुनकर देवांश की आवाज ठंडी हो गई। उसने पूछा, क्या दिया था उसने दादू को पीने के लिए? उन्होंने कहा कि यह एक तरह का टॉनिक है, जिसे सूप में मिलाने पर हार्ट की कंडीशन अच्छी हो जाती है। और आप वहां बैठकर ये सब होते हुए देखते रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सर। वो बहुत खुश थे और मेरी बात सुन नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने जिद करके वह सारी दवाई पी ली। देवांश खड़ा हुआ और बॉक्स से बाहर निकलने लगा। सर, क्या हम आगे बोली नहीं बढ़ाएंगे? ऋषि ने पूछा, लेकिन अपने बॉस के ऑरा को महसूस करके बोला, क्या आपके दादाजी के साथ फिर से कुछ हुआ है? देवांश की आवाज बहुत कोल्ड थी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, नताशा के बनाए सूप को पीने के बाद। मिस नताशा ने सूप बनाना कब सीखा? और ये सब कब हुआ? वह कब उनसे मिलने चली गई? ऋषि ने देवांश को फॉलो करते हुए कहा, क्या हमें मिस अनामिका को फोन करके बताना चाहिए? ये सुनते ही देवांश के कदम रुक गए। अचानक उसे ब्राइट, चमकती आंखों वाली लड़की की याद आई। आखिरी बार मिस अनामिका ने ही दादू को वापस ठीक किया था। सर, आपको अभी मिस अनामिका को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्यों ना आप उसे कॉल कर लें? देवांश ने उसे एक नज़र देखा और अपना फोन निकाला। वहीं रूम में अभी भी बिडिंग चल रही थी। टेंशन के मारे श्रेया की सांसें रुकी हुई थी और वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, आगे बोली मत बढ़ना, आगे बोली मत बढ़ाना। 1 करोड़ 50 लाख, 2, 3 और सोल्ड। श्रेया ने एक्साइटमेंट में अनामिका को गले लगाते हुए कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बॉक्स नंबर 1 ने आगे बोली नहीं बढ़ाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बॉक्स नंबर 3। आज आप लोगों ने 6 हार्ट इजी अर्ब जीते हैं। अनु, हम फाइनली जीत गए। श्रेया इतनी खुश थी कि वह खुशी के मारे उछल रही थी।
ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि कोई अननोन नंबर था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक गहरी और डीप आवाज आई। मैं बोल रहा हूँ देवंश सिंघानिया। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने दोस्त श्रेया के साथ ऑक्शन में पहुंचती है, वहीं देवांश भी उसी चीज को खरीदने के लिए वहां आता है। लेकिन अचानक देवेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाती है। अब आगे। अनामिका ने अपना फोन कान के पास लाया तो दूसरी तरफ से डिप और मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी। मेरे दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई है, आपकी मदद की जरूरत है। अनामिका कंफ्यूज हो गई। देवेंद्र जी की हालत तो ठीक होनी चाहिए, फिर से गलत क्या हुआ? कहाँ हो तुम? इस वक्त देवांश की आवाज बहुत ही लो और कैप्टिव थी। मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तो क्या आप सबरूस के पास जो होली क्रॉस चर्च है वहां मिल सकते हैं? होली क्रॉस चर्च इस मैंशन से ज्यादा दूरी पर नहीं था। अगर वो कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करे तो अनामिका वहां जल्दी पहुंच सकती थी। देवांश हैरान हो गया। होली क्रॉस चर्च एक पुरानी बिल्डिंग थी जो 80 में बनाई गई थी। अब वहां पर कोई भी प्रेयर नहीं करता था और वह लगभग खंडहर होने वाली थी। ये लड़की वहां क्या कर रही है? कॉल कट करने के बाद अनामिका ने श्रेया से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझे होली क्रॉस चर्च ले चलो, मुझे कुछ काम है। ऑल राइट। श्रेया जानती थी कि अनामिका को कम ही मदद मांगनी पड़ती है, इसलिए उसने आगे कुछ न पूछते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामान बाद में भेज दूंगी। वहां पर अभी बहुत सारे काम थे, इसलिए अनामिका ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ओके। होली क्रॉस चर्च के एंट्रेंस पर देवांश के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या अनामिका यहाँ फोटोशूट के लिए आई है? शायद हो सकता है, आजकल की लड़कियों को ऐसा पसंद होता है। पूरी तरह से शांत खड़ा देवांश चर्च की दूर बनी हुई पुरानी इमारत को देख रहा था। तभी दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। ऋषि ने जल्दी से कहा, वह मिस अनामिका है। मैंने कहा था ना, पक्का वह यहाँ फोटोशूट के लिए आई होंगी। व्हाइट ड्रेस में पीछे ढलते सूरज की रोशनी के साथ अनामिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके फ्लोइंग ड्रेस और लहराते हुए बालों की वजह से वह एक परी जैसी लग रही थी, जो सीधे किसी पेंटिंग से निकली हो। एक पल के लिए ऋषि की भी नजरें उस पर ठहर गईं। अनामिका के वहां पहुंचते ही उसने शालीनता से दरवाजा खोलते हुए कहा, मिस अनामिका, प्लीज अंदर बैठिए। अनामिका ने बैक सीट पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखा और उसके बगल में बैठते हुए बोली, देवेंद्र जी कैसे हैं? देवांश अभी भी अनामिका की प्रेजेंस से थोड़े हक्के बक्के थे। उन्होंने जवाब दिया, कोई उनके लिए सूप लेकर आया था, जो उन्होंने पी लिया और वो अभी सर्जरी में है। क्या वो सूप किसी जान पहचान वाले ने पिलाया था? हाँ। अनामिका को कल देवेंद्र जी की हालत याद आ गई। अगर उन्होंने सिर्फ सूप पिया था तो उनकी हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। पक्का उस सूप में कुछ गड़बड़ होगी। मिस अनामिका, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आप कितनी साल की हैं? आप अभी भी हाई स्कूल में होंगी ना? ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए पूछा, आप अभी भी हाई स्कूल में होंगी ना? वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची दिखती थी। मैं 18 साल की हूँ। अनामिका की टोन बिल्कुल कैजुअल थी। मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं, बस रिजल्ट का इंतजार है। 18? आप इतनी यंग हैं, ऋषि बोला। आप सिर्फ 18 साल की हैं और आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं। तो आप? ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अचानक गाड़ी थोड़ी लड़खड़ा गई, जिससे अनामिका का बैलेंस बिगड़ गया और वह देवांश की तरफ गिर गई। देवांश ने उसे पकड़ लिया। अनामिका ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी और देवांश का हाथ उसके कंधे पर लगते ही अनामिका का चेहरा शर्म के कारण थोड़ा लाल हो गया। ये देवांश के लिए भी पहली बार था कि वह किसी लड़की के इतने करीब था, इसलिए उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब हो गया। उसे अनामिका के आसपास एक मीठी खुशबू महसूस हुई। मैं सॉरी सर, मिस अनामिका, मैं ऋषि एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही गाड़ी फिर से 2-3 बार उछली।
वह अनामिका से बात करने में इतना बिजी था कि उसने सड़क के गड्ढों और बम्पर्स पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए गाड़ी इतनी तेज उछल रही थी। देवांश ने अनामिका को प्रोटेक्टिव तरीके से पकड़ते हुए ऋषि को वार्निंग दी, अपनी आंखें रोड पर रखो। अनामिका ने अपनी आंखें उठाई तो उसे देवांश का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी देर में ही गाड़ी स्मूथली चलने लगी, तो देवांश ने फाइनली उसे छोड़ा और बोला, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अनामिका बोली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। पिछली बार जब देवांश अनामिका से मिला था तो वह काफी इंडिफरेंट और एरोगेंट नेचर से मिली थी, लेकिन इस वक्त वह एक क्यूट लिटिल लड़की लग रही थी, जो देवांश को अच्छा लग रहा था। ऋषि को लगा कि उसके बॉस पक्का बहुत गुस्से में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषि ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए बैक सीट का अजीब सा एटमॉस्फेयर नोटिस किया और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। ड्राइविंग पर फोकस करो, देवांश ने ऋषि की नज़र महसूस कर ली और सख्त आवाज में कहा। पास्ट में कोई भी लड़की जो देवांश के करीब आने की कोशिश करती, उसे वह इतनी कोल्डली घूरता कि वह अपने आप उससे दूर हो जाती, वरना अब तक तो वह गाड़ी से बाहर फेंक दी गई होती। लेकिन इस बार देवांश ने अनामिका को बाहर नहीं निकाला, बल्कि गाड़ी के हिलने की वजह से उसे प्रोटेक्ट भी किया। ऋषि जल्दी से बोला, सर, बिग बॉस की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। देवांश कंफ्यूज हो गया। आज मैं और सर बिग बॉस को मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वो उस इंसान से पर्सनली मिलना चाहते हैं जिसने उनकी जान बचाई और उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। मिस अनामिका, शायद आपको पता नहीं, मगर वह बहुत जिद्दी है। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वह आपसे मिलेंगे, तो वह जरूर आपको ढूंढ लेंगे। इतना कहकर ऋषि ने देवांश की तरफ देखकर बोला, सर, मुझे डर है कि बिग बॉस मिस अनामिका की लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्या हम मिस अनामिका के साथ उनका एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें वह जाकर उन्हें दवाइयों के बारे में अच्छे से समझा सकें और दवाइयां न लेने के खतरे के बारे में भी बता दें। मिस अनामिका डॉक्टर है, तो बिग बॉस पक्का उनकी बात सुनेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मिस अनामिका? देवांश ने अनामिका से पूछा। ओके, अनामिका ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर लोग उसे ढूंढने लगे तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें होश आ गया तो मैं डायरेक्ट उनसे मिलूंगी। अगर वो अभी भी बेहोश है तो किसी और दिन जाकर मिल लेंगे। ऑल राइट। देवांश की नज़र उसके चेहरे पर थी और फिर उसने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम टाइम शेड्यूल करने वाले हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूं? सर, ऋषि ने अपने बॉस को पहली बार किसी लड़की का नंबर व्हाट्सएप पर ऐड करते हुए देखा, तो वह अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको पिक करने के लिए आऊंगा, देवांश ने काफी जेंटल टोन में कहा। ओके, अनामिका ने जवाब दिया। वहीं सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के एंट्रेंस पर कैलाश अंकल काफी बेचैन थे और बार बार ऑपरेशन रूम की तरफ देख रहे थे। देवेंद्र जी को अंदर ले जाए हुए 1 घंटा हो गया था और लाइट अभी भी जल रही थी। ठीक उसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुला और देवांश और अनामिका एक साथ बाहर आए। दोनों ही आउटस्टैंडिंग लुक और वेल मेंटेन्ड फिगर के साथ परफेक्ट मैच लग रहे थे। देवांश बाबा, कैलाश जी ने देवांश के बगल में खड़ी उस यंग लड़की को नोटिस किया और थोड़ा हैरान हुए, मगर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा और बोले, सर को अंदर ले गए हुए 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। कैलाश जी बहुत निराश थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश उन्होंने देवेंद्र जी को सूप नहीं पीने दिया होता। जो सूप था वो यहाँ लेकर आइए, मिस कपूर देखेंगी। ओके। हैरान कैलाश अंकल वो सूप लेकर आए। अनामिका ने चम्मच की मदद से सूप में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखा। तब उसे महसूस हुआ कि यह एक हार्ट नरिशमेंट सूप है, लेकिन इसका स्वाद सही नहीं लग रहा था। जब अनामिका ने उसकी खुशबू को ध्यान से सूंघा तो उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई।
क्या इसमें हार्ट रिवाइव है? अनामिका ने कैलाश जी की तरफ देखा, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही थी। कैलाश हैरान हो गए, मगर जल्दी से जवाब दिया, जो इंसान ये सूप लेकर आया था, उसने कहा था कि हार्ट रिवाइव दिल के लिए अच्छा होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। अनामिका को पता चल गया कि समस्या क्या है और वह बोली, मगर देवेंद्र जी इस वक्त बहुत कमजोर है, इसलिए ये सूप उनके लिए उल्टा काम कर गया है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सूप में नहीं बल्कि सर की फिजिकल कंडीशन में थी। कैलाश जी अनामिका की इंटेलिजेंस से हैरान हो गए। सिर्फ एक बार सूप की खुशबू से ही उसने पता लगा लिया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक उसी वक्त ऑपरेशन का दरवाजा तेजी से खुला और एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आए। मिस्टर सिंघानिया, अच्छी बात है कि आप आ गए हैं। प्लीज अब इस कंसल्टेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। देवांश ने पेपर और पेन की तरफ देखा, लेकिन उसे लिया नहीं और कुंडली से पूछा, मेरे दादाजी कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज सर, हम पर भरोसा कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। प्लीज आप इसे जल्दी साइन कीजिए। देवांश ने अनामिका की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? देवेंद्र जी की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। अनामिका समझ गई कि वे लोग सर्जरी फॉर्म क्यों साइन करवा रहे हैं, और उसने टाइम चेक करते हुए कहा, मेरा इंतजार कीजिए। उसने अपना बैग देवांश को दे दिया, जिसने आसानी से उसे ले लिया। अनामिका जाने लगी तो सब लोग हैरान हो गए। देवांश बाबा, ये लड़की है कौन? कैलाश हैरान हो गए। क्यों देवांश उसके बैग को पकड़कर खड़ा है? क्या ऑपरेशन रूम सामने नहीं है? मिस अनामिका उस तरफ क्यों जा रही है? ऋषि भी कंफ्यूज हो गया। मिस्टर सिंघानिया, आपके दादाजी की कंडीशन बहुत सीरियस है। प्लीज जल्दी से डिसीजन लीजिए। नर्स जल्दी में थी। उसे नहीं पता था कि अनामिका क्या कर रही है, मगर उसे डर था कि ट्रीटमेंट में देर हो जाएगी। अनामिका राघव के ऑफिस में गई और वहां से एक्यूपंक्चर की चीजें लेकर आई। फिर नर्स से सर्जिकल क्लॉथ्स लाने के लिए कहा। सर, ये लड़की। नर्स हैरान हो गई। कौन है ये पागल? ये छोटी सी लड़की इतनी बुरे पेशेंट का ऑपरेशन करेगी? जैसा वह कह रही है वैसा करो। देवांश की बातों से अनामिका को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और जो भी कहे बस उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। देवांश की बातें न समझ गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह तुरंत अनामिका को लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ चल पड़ी। सर, जाकर ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करते हैं, कम से कम वहां से देख पाएंगे कि सर्जरी कैसे चल रही है। ऑल राइट। देवांश अनामिका का बैग पकड़े हुए आगे बढ़ा। वहीं ऑपरेशन रूम में जैसे ही डॉक्टर विजय ने अनामिका को देखा, उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से उसे मुख्य पोजीशन दे दी। आखिरी बार जब उन्होंने उसकी मेडिकल स्किल्स देखी थी, तभी से वो उसकी काफी इज्जत करते थे। वहां खड़ी सारी नर्स हैरान हो गई। क्या ये लड़की सचमुच इतनी अच्छी एबिलिटी रखती है? क्या कल हॉस्पिटल में जो अफवाह फैली थी वह सच है? क्या यही वह लड़की है जिसने देवेंद्र जी की जान पहले भी बचाई थी? अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आफ्टर ऑल, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय भी इसके सामने फेल हो गए। अनामिका ने सर्जरी खत्म कर दी, मगर देवेंद्र जी की सांसें अभी भी धीमी चल रही थी और उनकी हालत ज्यादा ठीक नहीं दिख रही थी। मिस अनामिका, अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी सारे डॉक्टर कंफ्यूज थे। वे लोग इतने सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने कई सारी कंडीशंस देखी थी, मगर देवेंद्र जी की सिचुएशन में वो लोग हमेशा हेल्पलेस हो जाते थे। रुकिए, अनामिका ने कहा, तो सारे डॉक्टर चौंक गए। देवेंद्र जी की सांस धीमी होती जा रही है और हमें इंतजार करना है। किस चीज का? यह अभी रेस्क्यू का सबसे मुश्किल समय है। हर एक सेकंड कीमती है। अनामिका को बिना किसी इमोशन के ऑपरेशन टेबल के सामने खड़ा देखकर सारे डॉक्टर पैनिक करने लगे। अब तक आपने पढ़ा कि देवेंद्र जी की तबीयत दोबारा खराब हो जाने पर देवांश अनामिका को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अब आगे, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है
तो आपको डॉक्टर विजय को आगे जाने देना चाहिए। तुम अभी छोटी हो, शायद तुम्हें ऐसी सिचुएशन देखनी नहीं थी। डॉक्टर विजय, प्लीज आप आगे जाइए। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, और तुम नहीं कर सकती। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? आखिर में अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर देखा, जिसमें काफी कॉन्फिडेंस था। वो डॉक्टर, जो अब तक बोल रहा था, हैरान हो गया और बोला, अगर तुम्हें आता है, तो करो। देवेंद्र जी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी और वेंटिलेटर का अलार्म तेजी से बढ़ता जा रहा था। अलार्म सुनकर अनामिका ने बहुत आराम से अपना नीडल केस खोला। सब लोग हैरान हो गए। क्या करने वाली है ये लड़की? क्या यह एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करेगी? यह एक ऑपरेशन टेबल है। क्या तुम सीरियस हो? यहाँ पर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने को लेकर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें नहीं आता है तो साइड हट जाओ और टाइम वेस्ट मत करो। अनामिका ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सिल्वर नीडल्स देवेंद्र जी के सिर, होंठ और हाथों पर चुभाने लगी। सारी नर्सें डर गईं। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, तुम अपनी यह फालतू काम बाहर करो। फाइनली एक डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह आगे आने लगा। तभी डॉक्टर विजय ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो। तभी एक नर्स ने कहा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि हमें उनकी बात माननी होगी। ये देवांश का ऑर्डर था। ये सुनते ही सारे डॉक्टर, जो गुस्से में थे, चुप हो गए और आखिर में बोले, फाइन, तुम हैंडल करो। अनामिका ने नीडल्स देवेंद्र जी के प्रेशर पॉइंट पर चुभा दी और कुछ ही समय में देवेंद्र जी के मुंह से थोड़ा खून निकला। सब लोग हैरान हो गए। यहां तक कि ऑब्जर्वेशन रूम में कैलाश जी भी थोड़ा पैनिक हो गए और बोले, सर, क्या ठीक है? उनकी सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। अचानक उनके खून क्यों निकाला? लेकिन खून निकलते ही देवेंद्र जी की कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और वेंटिलेटर का अलार्म बजना बंद हो गया। सारे डॉक्टर शॉक में अनामिका की तरफ देखने लगे। नीडल को निकालने का वक्त हो गया है, उसने निकालते हुए कैजुअली बोला, उन्हें उनके रूम में वापस ले जाओ। सारे डॉक्टर काफी कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ उसे देखने लगे। अगर आप लोगों ने अपनी सो कॉल्ड सर्जरी करके उनकी हालत को खराब नहीं किया होता, तो कुछ ही नीडल से उनका काम हो गया होता। अनामिका ने उनके शरीर से सारी नीडल्स निकाली और चेक करके आखिरी बम फोड़ते हुए वहां से निकल गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन डॉक्टर विजय को सबसे पहले उसकी बातों का मतलब समझ में आया। उन्होंने अनामिका के प्रक्रिया को याद करते हुए फाइनली बोले, ब्रिलियंट, तो सब ऐसे हुआ। उन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा था और उन्हें अनामिका का मेथड समझ में आ गया, लेकिन बाकी डॉक्टर को समझ नहीं आया। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर विजय, क्या आपको समझ में आया? हमें भी बताइए, उसने ऐसा कैसे किया? सर, मिस अनामिका, वह ऋषि इतना शॉक में था कि वह अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाया। वह किस तरह की इंसान है, जो बीमारी इतने सारे डॉक्टर मिलकर नहीं ठीक कर पाए? वो उसने सिर्फ कुछ चीजों से कर दिया। क्या बाकी डॉक्टर बेकार हैं या फिर वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है? अनामिका ऑपरेशन रूम से बाहर आए तो उसे सामने से देवांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसके कंधे पर अभी भी उसका बैग था। अनामिका जल्दी में थी, इसलिए उसने अपना बैग देवांश को पकड़ा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बैग अभी भी देवांश के पास होगा। देवेंद्र जी को कल होश आ जाएगा। अगले महीने के लिए उन्हें ओवर एक्टिव अवॉइड करना होगा और आज की तरह कोई न्यूट्रिशन शॉप नहीं, अनामिका बोली। समझ गया, और बाहर खड़ी की तरफ देखते हुए उसने कहा, प्लीज आप मेरे साथ डिनर पर चलिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अब तक शाम के 7:30 हो चुके थे। अनामिका ने अपना बैग लिया और फोन चेक किया, तो जैसा कि उम्मीद थी, उसकी मां के 2 मिस कॉल थे। अनामिका ने तुरंत कॉल नहीं करते हुए कहा, सॉरी मां, मैं बिजी थी। देवांश ने फोन पर बात करते हुए अनामिका को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा था। फैमिली से बात करते हुए उसकी आवाज में एक अलग सा सॉफ्टनेस थी। बिल्कुल, मैं अभी घर आ रही हूँ। बाय।
उसके कॉल करते ही देवांश धीरे से बोला, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। बस मुझे एमरल्ड पार्क ड्रॉप कर दीजिए, मैंने वहां के अंडरग्राउंड गैराज में गाड़ी पार्क की है। एमरल्ड पार्क? वो पार्किंग तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। तो अनामिका की गाड़ी वहां क्यों है? और वो होली क्रॉस चर्च के पास क्या कर रही थी? देवांश के लिए उसके सामने खड़ी लड़की एक मिस्ट्री थी, जिसे कोई नहीं समझ सकता था। मुझे पहले इसे वापस लौटना है। अनामिका ने बिना और राघव से पूछे उसके एक पंचर इक्विपमेंट ले लिए थे, इसलिए उसे राघव को वापस करना था, जो अभी भी ऑफिस में था। एक्यूपंक्चर टूल्स लौटाने के बाद जब अनामिका ऑफिस से बाहर आए तो लक्ष्मी दादी के वार्ड के पास होकर गुजरी और खुद को रोक नहीं पाए। उसने अंदर देखा, रूम के अंदर लक्ष्मी दादी अभी भी बेहोश थी और उनके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। अचानक अनामिका को अपने बचपन का एक सीन याद आ गया, जब इसी तरह एक दिन वह दोपहर को घर आई और लक्ष्मी दादी सो रही थी, जिससे वह काफी डर गई थी। तभी अनामिका का ध्यान किसी की आवाज से टूटा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन उसे आवाज लगा रहा है, तो उसे मदन और मीना दिखाई दिए। उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि लक्ष्मी दादी का वीआईपी रूम जितने टाइम के लिए बुक हुआ था, वो टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें यहां आकर बिल पे करना होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद ही की थी कि अनामिका भी अस्पताल में होगी। मीना सबसे पहले अपने होश में वापस आई और उसने अनामिका से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या तुम अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वापस नहीं चली गई? क्या तुम सीरियसली यह सोच रही हो कि माँ से भीख मांगकर तुम इस शहर में या फिर हमारे घर में रह सकती हो? तो भूल जाओ। मदन भी अनामिका के यहाँ होने से हैरान हो गया और उसने पूछा, अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गई? मीना ने डायरेक्ट घटिया एक्सप्रेशन के साथ कंक्लूजन पर आते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यह गई नहीं थी। उसने पक्का सुन लिया होगा कि इसकी फैमिली कंडीशन कितनी बुरी है, इसलिए वह यहाँ गई नहीं और यहाँ भागकर आ गई माँ से मदद मांगने के लिए। मीना की बात सुनकर मदन ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सामने आया और उसने सिचुएशन सॉल्व करने का नाटक करते हुए कहा, हम बात कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अनामिका ने उन दोनों को देखा, जो कुछ महीने पहले तक उसके असली माता पिता थे, और अब उनके सही रंग उसके सामने आने लगे थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई और उसके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे चुप देखकर मदन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालते हुए कहा, इसमें 1 लाख रुपए है, इसे रख लो और पासवर्ड है 1,23,456। मदन, उसकी बात से मीना हैरान हो गई और बोली, तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? मदन ने मीना को चुप रहने का इशारा किया। अगर वे अनामिका को पैसे नहीं देंगे, तो वह यहाँ से जाने के लिए मानेंगी कैसे? कल उसने युविका का उतना महंगा नेकलेस चुरा लिया और आज वो इतने पैसे ले रही है, तो वो पक्का चली जाएगी, राइट? अनामिका के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई और उसने मदन के हाथ में पड़े हुए बैंक कार्ड को देखा और चुप रही, कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है ये बहुत कम है? मीना गुस्से में बोली, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि थोड़ी समझदारी करो और ना, आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मदन ने वो कार्ड अनामिका को देने की कोशिश की, मगर अनामिका ने उसे अवॉइड कर दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ रुककर माँ के होश में आने का इंतजार करो और फिर उन्हें भड़काओ? तो सपने देखते रहो। मीना ने नहीं सोचा था कि अनामिका से डील करना इतना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से और अभी से तुम्हारा माँ से कोई लेना देना नहीं है, हमसे दूर रहो। 1 करोड़, अनामिका ने प्यार से मुस्कुराकर एक एक शब्द देते हुए कहा, तो मैं सोच सकती हूँ। तुम जरूर सपने देख रही होगी। मीना बहुत गुस्से में थी और बोली, क्यों ना तुम 1 करोड़ लेने के लिए जाकर बैंक में डाका डालो? बैंक में डाका डालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। आप लोगों के ऊपर ही डाका डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम, मीना गुस्से में लगभग पागल होने वाली थी और बोली, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। और उसने मदन के हाथ से वह कार्ड लेते हुए कहा,
अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। तो फिर बुलाओ किसी को मुझे धक्का मारकर बाहर निकलवाने के लिए। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। ये टॉप फ्लोर है, कोई भी यहां नहीं आ सकता। मीना स्टाफ को बुलाने के लिए जाने ही वाली थी, तभी अनामिका, एक आदमी की आवाज से उन सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मीना ने देखा तो कॉरिडोर के आखिर में एक लड़का खड़ा होकर अनामिका का नाम ले रहा था। उस लड़के की स्ट्रांग प्रेजेंस और ऑरा आप दूर से भी महसूस कर सकते थे। अनामिका ने भी वह आवाज सुनी और उसकी तरफ देखा। देवांश उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने इन दोनों इंसानों को वहीं छोड़कर जाने लगी। कौन है वो लड़का? मीना क्यूरियसली डोर की तरफ देख रही थी। क्या यह उसके फादर है? नहीं, उसके फादर इतनी यंग नहीं हो सकते। शायद उसका ब्रदर है। उसके 5 बड़े भाई हैं और उसके अलावा उसकी दादी माँ बीमार भी है, हो सकता है वह भी इसी अस्पताल में हो। क्या वो इस अस्पताल का बिल अफोर्ड कर सकते हैं? मीना ने कॉरिडोर के आखिर में गायब होते हुए अनामिका को देखा और मदन से पूछा, मदन, हमें माँ को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वरना अगर अनामिका इसी तरह आती रही और उनसे अटैच रही तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मदन की भी यही सोच थी, मगर पूरे मुंबई शहर में सिटी हॉस्पिटल जैसा अच्छे रिसोर्सेस किसी और अस्पताल में नहीं थे। यहीं पर उसकी माँ को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती थी। माँ उसे पसंद करती है, मुझे डर है कि उसे बार बार मिलने से उनका दिल पिघल जाएगा और वह हमारी फैमिली में उसे वापस ले आएंगी। मीना को 3 महीने पहले की बात याद आई, जब लक्ष्मी जी को पता चला कि अनामिका उनकी अपनी पोती नहीं है और वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह बेहोश हो गई और उठने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जब तक वह जिंदा है तब तक अनामिका इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, और जो भी अनामिका को इस घर से निकालने की कोशिश करेगा वह उनका दुश्मन होगा। जब युविका घर आई तो लक्ष्मी जी ने उसे किसी तरह का कोई प्यार नहीं दिखाया। उनके दिल और आंखों में ये सिर्फ कोल्ड और एरोगेंट छोटी लड़की बसी हुई थी। अब तक आपने पढ़ा, अनामिका हॉस्पिटल जाकर देवेंद्र जी की जान एक बार फिर बचा लेती है और जब वह लक्ष्मी दादी को देखने गई तो उसे वहां पर फिर से मेहता परिवार मिल जाता है। अब आगे युविका को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनामिका को जल्द से जल्द उसका परिवार ढूंढकर उसे वापस भेजने के लिए, बिना लक्ष्मी दादी के जाने, उन दोनों ने मिलकर अनामिका की इंफॉर्मेशन फैमिली सर्च साइट पर डाल दी। एक दिन अनामिका की फैमिली ने फाइनली उन्हें फोन किया और कहा कि वो उसे घर ले जाना चाहते हैं। जब लक्ष्मी दादी को इस बारे में पता चला तो वह इतना शॉक में आ गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उनके घर में न होने का फायदा उठाकर अनामिका को फाइनली मेहता परिवार से निकाल दिया। मॉम अपनी बड़ी उम्र में कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी। वो अपनी पोती के बजाय किसी स्ट्रेंजर से अच्छे से बिहेव कर रही थी। मीना ने कंप्लेंट की, अभी मुझे बस इस बार की चिंता है कि अगर अनामिका गई नहीं और उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आए, तो जैसे कि युविका के साथ समर्थ परमार के लिए लड़ने से। परमार परिवार मेहता परिवार से काफी ज्यादा अमीर था। समर्थ उनकी नज़र में एक काइंड और सेंसिबल इंसान था और जो युविका के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। न सिर्फ युविका खूबसूरत थी, बल्कि लोगों के सामने वह अपनी जेंटल और काइंड पर्सनैलिटी ही रखती थी, जिसकी वजह से उसने समर्थ का दिल जीत लिया था। मदन, हमें जाकर डॉक्टर राघव से बात करनी चाहिए और ट्रांसफर पोजीशन के बारे में। मदन ने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो चलते हैं। अनामिका देवांश के पास पहुंची और उसके पीछे चलते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन से एक एक करके ईमेल का जवाब देने लगी। वो दोपहर में ऑप्शन के लिए गई थी और अब उसने देवेंद्र जी की सर्जरी की है, इसलिए इतने टाइम में बहुत सारी ईमेल्स आई थी जिन्हें उसने जवाब नहीं दिया था। ठीक उसी वक्त कोई व्हीलचेयर से वहां से जा रहा था, जो लगभग अनामिका से टकराने ही वाला था। ये देखकर देवांश ने तुरंत उसे अपनी साइड खींचा और बोला, संभाल के। अनामिका ने रिएक्ट किया, उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया था। गाड़ी में देवांश ने नोटिस किया कि अनामिका कुछ और सोच रही है, तो उसने गाड़ी रुकवाते हुए कहा, मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करो।
वह गाड़ी से उतरा और एक बेकरी शॉप में चला गया। थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे बॉक्स लेकर बाहर आया। उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे, केक, ब्रेड, दूध, मिल्क शेक और क्यूट क्यूट दिखने वाली कैंडी। लड़कियों को ऐसे ही चीजें पसंद होती हैं। देवांश ने वह चीजें उसे दी। इतने लंबे टाइम तक ऑपरेटिंग रूम में रहने की वजह से तुम्हें पक्का भूख लगी होगी। अपने सामने खाना देखकर अनामिका कुछ कहने वाली थी, तभी देवांश ने आगे झुककर मिल्कशेक की बोतल खोलते हुए उसके सामने किया। अनामिका बोली, मुझे भूख नहीं लगी है, खाना खा लो। देवांश ने उसे मिल्कशेक दे दिया। अनामिका ने मजबूरी में वह मिल्कशेक लिया और उसके कुछ सिप लिए। वह काफी मीठा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर राघव, आपका मतलब क्या है कि अप्रूवल डिनाई हो गया है? मीना डॉक्टर राघव के पास पहुंची ट्रांसफर की बात करने के लिए, जिसे सुनते ही उसका फेस ठंड हो गया। उनकी जैसी कंडीशन है, उन्हें इसी अस्पताल में रहना चाहिए। क्या यहाँ कोई और अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? मदन ने पूछ लिया। सिटी हॉस्पिटल पूरे शहर में सबसे अच्छा है, हम जानते हैं। कोई भी सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकता है। लेकिन मदन अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मीना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर राघव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने अपनी मॉम को जल्दी ट्रांसफर नहीं किया तो हमें डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करता रहेगा और उनकी रिकवरी में डिस्टर्बेंस होगी। राघव ने कोल्डली उनकी तरफ देखा। क्या ये औरत अनामिका के बारे में बात कर रही है? उसे पता है कि अनामिका ने कितना कुछ किया है मेहता परिवार के लिए, और बदले में इन लोगों ने क्या किया उसके साथ? राघव ने कोल्डली पूछा, अगर आप लोगों को सचमुच उनकी जान की फिक्र होती तो आप लोग तभी आ गए होते जब नज ने आप लोगों को फोन किया था। सुबह 9 बजे आप लोग अब क्यों आ रहे हैं? हमें कुछ काम था। मीना को स्पा जाना था कुछ औरतों के साथ, और मदन अपनी कुछ कंपनी के हाई ऑफिशियल्स के साथ गोल्फ खेल रहा था। और जब तक वह लोग घर पहुंचे तब तक खाना पहले से तैयार था, तो उन्हें खाना खाकर ही आना होगा। इसलिए खाना खाकर वो लोग यहाँ आए। आपका मतलब है कि आप लोगों के काम की वजह से लक्ष्मी जी की तबीयत और उनके जीने मरने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सुनकर मीना और मदन दोनों ही ऑकवर्ड हो गए। मैं ट्रांसफर पेपर साइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि दूसरे किसी भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिसोर्सेज और डॉक्टर इतने अच्छे नहीं हैं। एक बार लक्ष्मी जी सिटी हॉस्पिटल से चली गई तो मुझे ज्यादा करना चाहे वो 1 हफ्ते भी जिंदा नहीं रहेंगी। इसलिए आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना होगा। ये सुनते ही मदन के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और बोला, डॉक्टर राघव, क्या और कोई सॉल्यूशन है जिससे इस अस्पताल से जाने के बाद भी उनके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े? एक रास्ता है। ये सुनकर मदन ने तुरंत पूछा, बताइए डॉक्टर राघव, मैं सुन रहा हूँ। मार्केट में एक दवाई है जो उनकी जान बचा सकती है। आप बोलिए, आगे बोलिए, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। इतना कहकर मदन ने अपने पॉकेट से पेपर और पेन निकाल लिया। वो सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदी जा सकती है और एक गोली की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, और वो उन्हें दिन में 2 बार लेनी है, और 3 महीने तक लेने के बाद हम यह एश्योर कर सकते हैं कि वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी। ये सुनते ही मदन और मीना ने एक दूसरे को देखा। 1 लाख, इसका 3 महीने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए। आजकल दवाई इतनी महंगी हो गई है। वो दवाई बहुत ही रेयर चीजों से बनाई जाती है, इसलिए वो थोड़ी महंगी है। मदन ने वो नोटबुक वापस रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपको इनका ख्याल रखना होगा। वो लोग लक्ष्मी जी को बचाना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके नाम पर कंपनी के 30% शेयर थे, जिनकी कीमत अभी 30 करोड़ रुपए थी। लेकिन इतनी महंगी दवायां वो लोग बिल्कुल उन्हें नहीं दिलाने वाले थे। इसके अलावा लक्ष्मी दादी अनामिका को बहुत प्यार करती है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनकी वसीयत के अनुसार सारे शेयर्स अनामिका के हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ठीक करना होगा और वसीयत चेंज करने के लिए मनाना होगा कि वो सब कुछ युविका के नाम कर दें।
अनामिका हमेशा मेहता परिवार के बिजनेस को संभालती आई थी क्योंकि उसकी दादी माँ के शेयर से उसे कंपनी में हिस्सेदारी थी, वरना उसे मदन और मीना के जीवन और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मदन और मीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता था कि वह लोग अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हो गए हैं। मदन ने वह बैंक कार्ड निकाला जो वह थोड़ी देर पहले अनामिका को देने की कोशिश कर रहा था और राघव के सामने रख दिया। इससे राघव और गुस्सा हो गया और बोला, मिस्टर मेहता, क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दे या फिर जेल भेज दे? अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ रिश्वत लेता है तो उसे भी जेल होगी। डॉक्टर राघव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मदन ने हंसते हुए कहा। हम आपसे कोई प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बस थोड़े से अप्रिशिएशन के लिए टोकन है। हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और यह पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर राघव, ले लीजिए। हटो यहाँ से। राघव ने उन दोनों की तरफ नहीं देखा और कोल्डली बोला, किसी ने मुझसे कहा है कि मैं नेचुरली काफी मेहनत करता हूँ और मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं। आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर राघव, मीना कुछ कहना चाहती थी लेकिन मदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हंसते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर डॉक्टर राघव को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप किसी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अगर बात अनामिका की नहीं होती तो राघव कब का उन दोनों को लात मारकर निकाल चुका होता। इस डॉक्टर राघव का गुस्सा कितना ज्यादा है। उसके ऑफिस से बाहर आते ही मीना बोली, और उसे दूसरी तरफ समर्थ को देखो, वह भी तो कितने अमीर परिवार से है और वह कितने अच्छे से बिहेव करता है। वह एक जीनियस डॉक्टर है और काफी अमीर परिवार का वारिस भी, इसलिए उसका ऐसा गुस्सा आना नेचुरल सी बात है। और अभी अभी डॉक्टर राघव ने कहा कि किसी ने स्पेशली लक्ष्मी जी पर ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है। शायद ये परमार परिवार ही होगा, राइट? इतने सारे कनेक्शंस परमार परिवार के पास ही हो सकते हैं। और उसके अलावा समर्थ और युविका की सगाई होने वाली है। परमार परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? हमें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन मदन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह लोग लक्ष्मी जी को यहां से नहीं निकाल सकते। वह लड़की थोड़ी देर पहले किस दिशा में गई थी? अचानक मीना को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, वह वार्ड काफी महंगा है। ये फ्लोर रेगुलर वीआईपी के लिए है और दूसरा वाला वीवीआईपी के लिए। लक्ष्मी जी इस वीआईपी वार्ड में रह सकती थी क्योंकि वह लोग परमार के रिश्तेदार थे और उन्होंने ही मदद की थी। मगर वीवीआईपी रूम एक अलग बात है। पैसे होते हुए भी कोई उसे ऑफर नहीं कर सकता। तो वह लड़की वहां क्या कर रही थी? वह तो किसी को जानती भी नहीं। डैड, मॉम, ठीक उसी वक्त एक प्यारी आवाज सुनाई दी। युवी, तुम यहाँ कैसे आए? पीछे मुड़कर मीना ने देखा तो युविका और उसके साथ समर्थ भी आया हुआ था। समर्थ का अपीयरेंस और टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, जिसे मीना बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, समर्थ, तुम भी आए हो? समर्थ ने उन्हें ग्रीट किया। हेलो। हेलो, मदन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो? तुम लोग यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए हो? हम मूवी देखने जाने वाले थे, मगर मैंने सुना कि अस्पताल से कॉल आया था और मुझे लगा शायद दादी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ उन्हें देखने आई हूँ। समर्थ मेरे साथ था, तो हम साथ आ गए। मॉम, डैड, दादी कैसी हैं? युविका सबके सामने अपने एक्टिंग स्किल का भरपूर प्रदर्शन कर रही थी। भले ही वह लक्ष्मी दादी से अंदर ही अंदर नफरत करती हो, तभी उसने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगा मैंने मेरी बहन को देखा नीचे। वो वीआईपी एलिवेटर से बाहर आ रही थी। अनामिका का नाम सुनते ही समर्थ हैरान हो गया। क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अनामिका अपने बायोलॉजिकल फैमिली के पास वापस चली गई है? वो यहाँ क्या कर रही थी? मीना और मदन की एक्सप्रेशन खराब हो गए। वह उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्पताल चाहता है कि हम थोड़ी सी एडिशनल फीस जमा कर दें। तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो, शायद तुम्हारे प्यार की वजह से वह ठीक हो जाएं।
ये सुनकर समर्थ और युविका ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर वार्ड के अंदर गए। लक्ष्मी जी बहुत पतली हो गई थी और वो बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें देखते ही युविका ने अपने नकली आंसू बहाना शुरू किया। दादी, मैं आपसे सिर्फ 2 दिनों से मिलने नहीं आई और आप इतनी कमजोर हो गई। सच ये था कि उसके 2 दिन सच नहीं थे। वो लगभग 1 महीने से नहीं मिली थी। मेरी दादी माँ को इतना कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? मैं उनका दर्द क्यों नहीं ले सकती? क्यों? उसने अपना नाटक आगे जारी रखा और उसके नकली आंसुओं को देखकर समर्थ ने उन्हें पोंछते हुए कहा, सिली गर्ल, तुमने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं डर है। अगर दादी माँ ठीक हो जाए तो मैं उनका सारा दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। उसके दयालु और प्यारे बिहेवियर को देखकर समर्थ अंदर तक खुश हो गया और उसके लिए उसका प्यार और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका हॉस्पिटल से देवांश के साथ निकल जाती है और वहीं युविका समर्थ के साथ अच्छे बनने का नाटक करने के लिए आती है। अब आगे, युविका ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, अगर मैं घर नहीं आई होती तो समर्थ से शादी करने वाली मेरी बहन होती। मैंने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, इसलिए भगवान मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स, जिनकी मैं परवाह करती हूँ, उन्हें इस तरह तकलीफ देकर मुझे अमीर परिवार में नहीं आना। मुझे समर्थ से शादी भी नहीं करनी है। तुम मेहता परिवार की बेटी हो और मेहता परिवार में वापस आना तुम्हारा हक था। मेरी तुमसे सगाई इसलिए हो रही है क्योंकि यह पहले से ही तय था। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, समर्थ ने उसे समझाते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ रात होने लगी। देवांश की कार ट्रैफिक से होकर तेजी से एमरल्ड पार्क की तरफ बढ़ रही थी और इस दौरान उसका फोन लगातार बज रहा था। उसने पहली बार कॉलर आईडी की तरफ देखा और कॉल कट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और लगातार कॉल कर रहा था। मुझे यही उतार दीजिए प्लीज। अनामिका को लगा कि उसके प्रेजेंट की वजह से देवांश कॉल नहीं उठा पा रहा है। तभी देवांश ने एक्सप्लेन किया, यह कोई बकवास कॉल है। मगर बकवास कॉल लगातार आ रहा था। फाइनली, अनामिका को अनकंफर्टेबल न करने के लिए देवांश ने अपने ईयरफोन पहने और कॉल आंसर किया। देवांश, तुमने फाइनली मेरा कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ नताशा बहुत रो रही थी। मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरे जाते ही दादाजी के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो सुना था कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैंने बहुत ध्यान से वो सूप बनाकर उसमें हार्ट रिवाइव मिलाई थी और उन्हें दिया था। मुझे लगा था कि दादाजी की मदद करेगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इससे उनकी कंडीशन और बुरी हो जाएगी। ये सब उस दवाई बेचने वाले इंसान की वजह से हो रहा है जिसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे दवाई बेची और मैंने उसे चेक नहीं किया। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। अगर मुझे पता होता कि उसमें कुछ गलत है तो मैं उसे खरीद कर नहीं लाती। दादाजी को देना तो दूर की बात है। देवांश, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारी फैमिली और दादाजी को अपने दादाजी मानती हूँ। मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। हो गया तुम्हारा। देवांश के पास उसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं था, इसलिए उसकी बात खत्म होते ही उसने कॉल काट दिया, अपने ईयरफोन्स निकाले और ड्राइविंग करने लगा। उसने अपनी आंखों के कोने से अनामिका को देखा, जो ओक्वर्डली वहां बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? वह सामने वाला इंसान बहुत तेज रो रहा है। मैं सुन सकती थी। अनामिका नहीं जानती थी कि सामने वाला इंसान क्यों रो रहा था, लेकिन उसे उस इंसान पर काफी दया आ रही थी। जिस इंसान ने मेरे दादाजी को हर्ट किया था, उसने माफी मांगने के लिए कॉल किया था, देवांश ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया। अनामिका ने देखा कि वे लोग एमरल्ड पार्क के पास हैं, तो वह बोली, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। रात हो गई है, मैं गराज में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका नहीं चाहती थी कि कोई उसकी गाड़ी को देखे। उसकी लाइसेंस नंबर प्लेट काफी लोगों का ध्यान खींच सकती थी। अगली बार मैं और सस्ती गाड़ी लेकर आऊंगी। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले मैनेज कर लोगी?
देवांश ने देखा कि वह पार्क अभी तक पूरा बना नहीं था और यहाँ ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गरज की तरफ जाने वाला रोड भी काफी डार्क था। वो एक लड़की है, क्या उसे डरना नहीं चाहिए? मुझे डर नहीं लग रहा। अनामिका के आसपास का कुल औरा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इससे भी बुरे सिचुएशन फेस किए हैं और वह भी कई बार। वह अपनी सीट बेल्ट खोलने लगी। मैं कर देता हूँ। इतना कहकर देवांश आगे झुका और सीट बेल्ट खोलने लगा। इतने नजदीक से अनामिका ने नोटिस किया कि देवांश के फीचर्स काफी अट्रैक्टिव है। सीट बेल्ट खोलने के बाद देवांश ने अपनी गहरी आंखों से गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे बताना। श्योर। उसकी हाँ सुनने के बाद देवांश गाड़ी से उतरा और उसके लिए दूसरी तरफ से दरवाजा खोला। अनामिका जैसे ही बाहर आए, देवांश ने उसे उसका बैग और जो खाने का सामान उसने लाया था वह देते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लग जाए तो तुम इसे खा सकती हो। अनामिका मानने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों के लुक को देखकर उसने वह सारी चीजें लेने का सोचा। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी उंगलियां गलती से देवांश के हाथ से छू गईं और इस सॉफ्ट टच की वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया और वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी देवांश ने सॉफ्टली उसका नाम लिया, अनामिका। हाँ, अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवांश बोला, वो लड़की जिसने कॉल किया था, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अनामिका कंफ्यूज हो गई। वो बस मुझे माफी मांग रही थी। मैं उसे ठीक से नहीं जानता। अनामिका ने कंफ्यूजन में कहा, ओके, और फिर मन ही मन बोली, इससे मेरा क्या लेना देना है? संभाल कर जाना। देवांश की आवाज बहुत ही शांत थी। और तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बोलकर अनामिका वहां से जाने लगी। जब अनामिका उसकी नजरों से ओझल हो गई, तो देवांश फाइनली अपनी गाड़ी में वापस आया और उसके दिमाग में बार बार अनामिका का वह मासूम चेहरा याद आ रहा था, जिस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं। अनामिका अभी पार्किंग में पहुंच ही रही थी तभी उसके फोन पर कॉल आए, देवांश की तरफ से। क्या तुम्हें गाड़ी मिल गई? अनामिका को ये थोड़ा फनी लगा और बोली, अभी अभी मिली है। आप अभी तक गए नहीं? मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे साथ जाने का। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जिट नंबर 2 से जा रही हूं। अनामिका ने गाड़ी को अनलॉक किया और बोली, सुना आपने, मैंने अपनी गाड़ी अनलॉक कर ली है। कार ध्यान से चलाना। कॉल कट होने के बाद देवांश ने ऋषि को कॉल किया और बोला, आज रात के सारे शेड्यूल क्लियर कर दो, मुझे ओबरॉय परिवार के घर जाना है। जैसे ही ऋषि ने ये सुना, वह एक्साइटेड हो गया और बोला, सर, क्या आप आज के इंसिडेंट की वजह से मिस नताशा के साथ स्कोर सेटल करने जा रहे हैं? उनका कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था। मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, देवांश ने स्पष्ट किया। तो क्या आप फाइनली बिग बॉस के अच्छे इंटेंशन समझ गए हैं और आप मिस नताशा के साथ उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? बिग बॉस बहुत खुश होंगे। देवांश ने दूर तक देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे मिस्टर और मिसेस ओबरॉय से मिलना है। क्या आपने फाइनल डिसाइड कर लिया कि आपको ओबरॉय परिवार की बेटी से शादी करनी है? जैसे ही ऋषि ने अपनी बात खत्म की, वो दूसरी तरफ से अपने बॉस का गुस्सा महसूस कर सकता था। क्या ऐसा नहीं है? मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रहा हूं, देवांश ने कहा। एंगेजमेंट तोड़ने? ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोला, सर, आप मजाक नहीं कर रहे हैं? देवांश की आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। ऋषि ने नर्वस होकर कहा, सर, आपका और मिस नताशा का शादी बड़ों ने तय की है। अगर आज आपने उसे कैंसिल कर दिया, तो यह ओबरॉय परिवार की बेइज्जती होगी और यह ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के सालों पुराने दोस्ती के रिश्ते को खराब कर देगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, देवांश ने कहा। देवांश शांत था और चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर ट्रैफिक को देख रहा था। सर, मैं जानता हूं कि आपको मिस नताशा पसंद नहीं है और सच कहूं तो मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है।
वह काफी दो चेहरे वाली लड़की है और उसके कंपैरिजन में तो मुझे मिस अनामिका बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये बात आपकी और मिस नताशा के बीच की नहीं है, ये दो बड़े परिवारों की बात है, ओबरॉय और सिंघानिया परिवार। इस वक्त देवेंद्र जी हॉस्पिटल बेड पर बीमार पड़े थे, इसलिए वह किसी भी कीमत पर देवांश को ये सब करने से रोकना चाहते थे। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सर, क्या आप दोबारा सोच सकते हैं? उनकी सारी बातें सुन लेने के बाद दूसरी तरफ से देवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, गिफ्ट रेडी कर लो, हम आज ही जा रहे हैं। सर, ऋषि समझ गया कि उसके बॉस ने मन बना लिया है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, भले ही आपको ओबरॉय परिवार से कोई नफरत हो, कम से कम आप ओबरॉय परिवार की छोटी बेटी प्रियांश ओबरॉय के साथ अपनी दोस्ती के बारे में या फिर मिस नताशा या कम से कम अपने दादाजी के बारे में सोच लीजिए। न सिर्फ वह अपने परपोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, बल्कि ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और उन्हें बातों से पलटने वाला कहा जाएगा। वह इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन देवांश ने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। ऋषि समझ गया कि अगर उसने कुछ बोला तो उसी की खैर नहीं होगी। वह काफी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसके बॉस की शादी कोई और डिसाइड नहीं कर सकता था, और अगर दादाजी ने भी और कोशिश की तो पक्का उल्टा ही होगा। इसमें सबसे बड़ी गलती नताशा की थी। आज की उसकी बिहेवियर की वजह से उसके बॉस इतने गुस्सा हो गए थे कि वह होने वाली सगाई को तोड़ना चाहते थे। अभी दादाजी को मत बताना, जब वह ठीक हो जाएंगे उन्हें खुद बताऊंगा, देवांश ने कहा। क्या उसके बॉस का मतलब ये था कि सब कुछ हो जाने के बाद देवेंद्र जी तक ये खबर पहुंचे? लेकिन इतनी बड़ी दो परिवारों के बीच रिश्ते टूटने वाली बात आपकी तरफ है, और जब देवेंद्र जी को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। इस वक्त बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि यह खबर जल्दी ना फैले, वरना देवेंद्र जी की हालत ऐसी नहीं है कि वह और शौक बर्दाश्त कर पाए। वहीं ओबरॉय मेंशन में श्रवण जी और सीता जी शांति से अनामिका के आने का इंतजार कर रहे थे, और उसके आते ही उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। देवेंद्र जी के इंसिडेंट की वजह से रो रोकर नताशा की आंखें लाल हो गई थी, इसलिए वह नीचे नहीं आए और उसने झूठ बोल दिया कि उसने खाना खा लिया है। वह अपने रूम में छुपी हुई थी, उसे डर था कि अगर उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा तो वह लोग नाराज होंगे। डिनर के बाद अनामिका ने थोड़ी देर अपने पेरेंट्स से बात की और फिर अपने रूम में ऊपर चली गई बात लेने के लिए। श्रवण जी और सीता जी सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक सर्वेंट जल्दी से आकर कहा, सर, मैडम, देवांश सर आए हुए हैं। वह सर्वेंट थोड़ा पैनिक कर रहा था, क्योंकि देवांश सिंघानिया बहुत ही बड़ा नाम था। उसे लोग कोल्ड हॉटेड और रुथलेस कहते थे। न सिर्फ वह नौकर, बल्कि बाकी सारे सर्वेंट भी डरे हुए थे। श्रवण जी और सीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। देवांश, वह क्यों आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि अनु वापस आ गई है? शायद यही कारण होगा। जल्दी से अंदर लेकर आओ। श्रवण जी भी थोड़े कंफ्यूज थे। अब वे लोग क्या करेंगे? जल्दी ही देवांश लिविंग रूम के अंदर आया, अपने डैशिंग फीचर्स और हाईएस्ट टेस्ट के साथ। उसका प्रेजेंस एक राजा की तरह था, और वहां आते ही एक पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल गया। आगे कहानी में क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।